पति का साथ अचानक छूट जाने से बीना की जिंदगी ही बदल गई। पति की मौत ने उसे एकदम से तोड़ दिया था, लेकिन उसके टूटने की वजह से बहुत कुछ टूट सकता है। इसीलिए उसको खुद को संभालना होगा, ऐसा उसके आसपास के लोग उसे कहकर समझा रहे थे। देखो बीना, तुम टूट जाओगी तो कैसे चलेगा। संभालो खुद को, यह जिंदगी बहुत बड़ी है। तुम्हें ही अब सबका सहारा बनना है। संभालो खुद को। लेकिन बीना तो ऐसी पत्थर बन बैठी है कि उसे कुछ समझ में ही आ ही नहीं रहा है। वह तो खुद को समझा ही नहीं पा रही थी कि कभी उसके साथ भी ऐसा हो जाएगा। न जाने उसके हंसते खेलते परिवार को किसकी नज़र लग गई। जब परिवार में से किसी ने उसको झकझोरा तो अचानक आंसू जोर जोर से उसकी आंखों से बहने लगे। मैं अब जीकर क्या करूँगी। मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो चुकी है। मैं नहीं जीऊँगी, मैं नहीं जीऊँगी। विलाप करती बीना अपने हाथों से अपने आप को मार रही थी। ऐसा करते करते वह अचानक बेहोश हो गई। तभी उसकी ननंद भागती हुई आई और पानी का गिलास लेकर उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें डालते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। अरे भाभी, शांत हो जाओ। रो रो कर अपनी जान दे देंगी क्या। ननंद रूबी की सांत्वना देने से वह होश में तो आ चुकी थी, लेकिन फिर भी शांत नहीं हो रही थी। अरे कोई इन्हें तो संभालो, कहते हुए रूबी ने लाचारी से अपनी माँ कमला की तरफ देखा। कमला शोक मनाती महिलाओं की भीड़ में से उठकर आई और बेटे के अंतिम पलों में निहारती बहू को झटके से खींचकर उससे अलग कर दिया। बहू बीना को लगभग घसीटती हुई कमला भीतर ले गई। हमेशा चहकने वाला रोहित आज कितना शांत हुआ है, मानो उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं। बीना और उसके गर्भ में पल रहे अपने बच्चे से भी कैसे उसका मोह एक झटके में ही भंग हो गया। अभी तो कितने साल ही हुए थे उसकी शादी को, और ये घटना 30 वर्ष की उम्र में तो बीना की कई सहेलियों की शादी तक नहीं हुई थी, और उसने इसी उम्र में इश्क के लाल से लेकर वैधव के सफ़ेद रंग तक सब कुछ देख लिया। बीना कैसे स्वीकार कर ले नियति के इस कठोर फैसले को, लेकिन स्वीकार करने के अलावा दूसरा चारा भी तो नहीं था। रोहित की अंतिम यात्रा की तैयारी हो चुकी थी। पंडित जी अपना काम कर चुके थे। उनके कहे अनुसार चचेरे भाई अजय ने अपना सिर मुड़वाकर बड़े भाई को आखिरी भेंट दी। कमला और रूबी बार बार बेसुध होती बीना को पकड़कर उसके पति के अंतिम दर्शनों के लिए लाई, तो बीना की दहाड़ सुनकर उपस्थित जन समुदाय भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। बिंदी तो आंसुओं के साथ पहले ही बहकर जा चुकी थी। रूबी ने निर्ममता से भाभी के हाथ की चूड़ियां भाई के सिरहाने फोड़ दी। कमला ने पाँव की बिछियां निकाल कर फेंक दी। बीना चाह कर भी विरोध नहीं कर पाई कि रोहित को बहुत शौक था उसे भर भर हाथ चूड़ियाँ पहने देखने का। कोई जाकर देखे तो सही कि उसकी ड्रेसिंग टेबल कैसे अटी पड़ी है रंग बिरंगी चूड़ियों से। लेकिन शब्द भी निशब्द हो चुके थे। अंतिम यात्रा के लिए जैसे ही घर के आंगन ने अपने जवान लाडले को विदा दी, हर आंख नम हो गई। बिना दहाड़ मारकर बेहोशी की हालत में गिर पड़ी। लगभग 2 घंटे बाद बीना को होश आया तो उसने खुद को महिलाओं से घिरा पाया। उसने घबराकर अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। वह इस भयावह हकीकत का सामना करने से कतरा रही थी। ओके बाय, अपना ख्याल रखना और हमारे बच्चे का भी, रोहित ने हमेशा की तरह मुस्कुरा कर कहा था। हाँ, और हाँ, तुम भी पहुँचते ही फ़ोन कर देना। जवाब में बीना भी मुस्कुराई और रोहित ने अपनी बाइक आगे बढ़ा दी। बीना अपनी सीट पर आकर बैठ गई। बरसों से चला आ रहा यह संवाद आज भी दोनों के बीच रिपीट हुआ था, लेकिन तब बीना कहाँ जानती थी कि यह उनका आखिरी संवाद होगा। इससे पहले कि रोज की तरह रोहित का ऑफिस पहुंचने का फ़ोन आता, बीना के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। हेलो जी, मैं अरुण बोल रहा हूँ। क्या आप रोहित जी को जानती हैं? उधर से आई आवाज़ की गंभीरता से बीना सहम गई। जी, वे मेरे पति हैं। आप कौन हैं और क्यों पूछ रहे हैं? बीना की छठी इंद्रिय उसे
अशुभ संकेत दे रही थी। उनका एक्सीडेंट हो गया है, मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल आया हूँ। आप तुरंत यहाँ आ जाइए, कुछ फॉर्मेलिटी करनी है। अरुण ने एक सांस में सब कह डाला। बीना तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागी। ऑटो में बैठते ही उसने अजय को फ़ोन कर दिया और तुरंत आने को कहा। भागते दौड़ते वह हॉस्पिटल पहुंची। पता चला कि सब कुछ खत्म हो चुका है। बीना पथराई सी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी करती रही। अब तक बात सब जगह फैल गई थी। रोहित के कुछ स्टाफ मेंबर्स भी हॉस्पिटल पहुंच गए और उनकी मदद से रोहित की बॉडी को एम्बुलेंस से घर लाने की कवायद पूरी हुई। कुछ महिलाएं बीना को घर ले आई और फिर जो कुछ हुआ वह तो अब तक बीना की आंखों से रिस ही रहा है। वो लोग आ गए हैं, चलो पहले बीना नहा ले, फिर एक एक कर बाकी तुम लोग भी नहा लो। कमला ने रूबी को इशारा करके बीना को बाथरूम में ले जाने को कहा। बीना अपनी अलमारी में से कपड़े निकालने लगी। पक्के रंग की साड़ी पहनना, कोई लेस वेस या गोटा किनारी ना लगी हो, यह जरूर देख लेना। कमला का यह स्वर सुनकर बीना सोच में डूब गई। कच्चा पक्का तो कभी सोचा ही नहीं। रोहित तो उसे हर रंग के कपड़े ला कर देता था, काले से लेकर सफ़ेद तक। किसी रंग से उसे कोई परहेज नहीं था। कमला ने आकर एक प्लेन साड़ी निकालकर उसके हाथ में दे दी। बीना बाथरूम की तरफ चल दी। शीशे में अपना चेहरा देखकर बीना डर गई। सूनी मांग माथे का चेहरा कितना डरावना लग रहा था। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली और शीशे पर तौलिया डालकर उसे ढक दिया। किसी तरह रात हुई। आस पड़ोस के लोग जा चुके थे। कमला और रूबी किसी खास मंत्रणा में मशगूल थी। बीना किसी मूर्ति सी लॉबी में जड़ हुई बैठी थी। वह रोते रोते थक चुकी थी। उसका शरीर अब आराम करना चाहता था, लेकिन कमला ने कहा था, बिना मुझसे पूछे कोई काम ना करना। ऐसा ना हो कि किसी की नासमझी के कारण आत्मा को कष्ट हो। इसीलिए बीना सास की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही थी। सो जाओ तुम लोग भी। सास कमला की आवाज़ सुनकर बीना अपने कमरे की तरफ चली। बेड पर नहीं, तुम यही लॉबी में बिछी दरी पर सोना, यही रिवाज है, कमला ने कहा। बीना की कुछ भी कहने सुनने या विरोध करने की शक्ति चूक चुकी थी। उसने सुनी सुनी आंखों से सास की तरफ देखा और बिना तकिया ही दरी पर लुढ़क गई। सुबह आँख खुलते ही बीना का जी मचलाने लगा। मॉर्निंग सिकनेस है, कुछ दिन रहेगी, फिर अपने आप ठीक हो जाएगी। बस आप सुबह उठते ही 2 बिस्कुट चाय के साथ खा लेना, इससे आपको बेहतर लगेगा। लेडी डॉक्टर की कही हिदायत याद आते ही बिना रसोई की तरफ चली। अरे रुको, हाथ मत लगाना किसी भी चीज़ को। गऊ ग्रास से पहले कोई कुछ भी नहीं खाएगा। सांस की कड़कती आवाज़ सुनते ही बिस्किट का डिब्बा उठाती बीना के हाथ कांप गए। क्या ये वही माँ जी हैं जो कल तक खुद अपने हाथ से उसे मनुहार करके चाय बिस्किट खिलाती थी? सास का यह रूप देखकर बीना विस्मित थी। वह चुपचाप रसोई से बाहर आई और लॉबी में बिछी दरी पर बैठ गई। रसोई धोई गई, फिर खाना बना। पहले गऊ ग्रास, फिर पिंडदान, फिर पंडित जी को भोजन। यह सब करते करते दोपहर हो गई। उल्टियाँ करती बीना बेहाल हो रही थी, लेकिन अभी तक पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। दोपहर बाद रूबी उसके लिए एक प्लेट उबली हुई बेस्वाद सी सब्जी और बिना घी लगी 2 रोटी लेकर आई। मन हो ना हो, लेकिन शरीर को तो भूख लगती ही है, तब और भी जब शरीर में एक और शरीर पल रहा हो। बीना ने लपक कर एक निवाला मुंह की तरफ किया। खाते ही उसे उबकाई सी आ गई। रोहित कितना ख्याल रखता था उसके खाने पीने का। उसके आंखें फेरते ही सबका नज़रिया एक दिन में कितना बदल गया। जो माँ जी उसे खाले खाले कहती नहीं अघाती थी, वे आज देख भी नहीं रही हैं कि वह खा भी रही है या नहीं। 2 बूंद आंसुओं और 2 घुट पानी के साथ बीना ने 2 कौर किसी तरह निगलकर प्लेट एक तरफ सरका दी। बीना 12 दिन घर में सूतक रहेगा, इसी तरह का खाना बनेगा। वैसे भी अब सादगी की आदत डाल लो। हमारे यहाँ पति की चिता के साथ ही सब राग रंग भस्म हो जाता है, समझी?
कमला ने उसकी झूठी प्लेट की तरफ नज़र डाली और रूबी को प्लेट उठाने का इशारा किया। बीना ने अपने मन में उठे सवालों को वहीं का वहीं दफन कर दिया। सोच में सिर्फ एक ही बात थी, कहीं रोहित की आत्मा को कोई तकलीफ ना हो। पहाड़ से दिन कांटे नहीं कट रहे थे। बीना को हिदायत थी कि सुबह सबसे पहले उठकर नहाना धोना कर ले और पक्के रंग के कपड़े पहनकर बैठक के लिए बैठ जाएं। उसे ध्यान रखना होता था कि उसके चेहरे को कोई सुहागन स्त्री ना देख ले या कोई पुरुष उसे छू ना जाए। उसके इस्तेमाल किए गए कंघे तौलिया तक को सबसे अलग रख दिया जाता था। दिन भर शोक जताने वालों का आना जाना लगा रहता था। बीना को हर एक के सामने अपना कलेजा चीर कर दिखाना होता था कि उस पर कितना बड़ा पहाड़ टूटा पड़ा है। आने जाने वालों की संख्या से बीना को अंदाजा हो गया था कि समाज में रोहित का कद कितना बड़ा था। दूर दूर से उसके फ्रेंड्स भी अपनी संवेदनाएं प्रकट करने आ रहे थे। कुछ बीना तक पहुंच पाते थे तो कुछ बाहर पुरुषों की बैठक से ही लौट जाते थे। भाभी, ये रोहित भैया की फ्रेंड है अमित, हरिद्वार से आए हैं। रूबी के यह कहने पर घुटनों में सिर दिए बैठी बीना ने मुंह उठाकर देखा। रोहित के ही हम उम्र दो युवक नम आंखें लिए हाथ जोड़े खड़े थे। बीना ने भी हाथ जोड़कर अपना सिर फिर से नीचे कर लिया। भाभी जी, जो कुछ हुआ उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बचा है उसे सहेजने की जिम्मेदारी अब आपकी है। रोहित मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। अमित बीना के पास बैठ गया। ये मेरा दोस्त युग है, यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर है, भारतीय दर्शन पर शोध कर रहा है। असल भारत की परंपराएं और रीति रिवाज जानने की जिज्ञासा लिए गांव-गांव, शहर-शहर भटकता रहता है। इसे भी मैं अपने साथ ले आया। अमित ने आगे कहा तो बीना ने युग की तरफ हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया। होजरी की पतली सी सफ़ेद टी शर्ट और जीन्स में वह सचमुच सबसे अलग दिख रहा था। दरअसल युग के माता पिता भारतीय ही हैं, लेकिन वह जन्म से ही अमेरिका का निवासी है, इसीलिए उसके लिए सब कुछ यह नया है। कमला की चुपती दृष्टि महसूस कर बीना ने युग पर से अपनी निगाहें हटा ली और फिर से अपना मुंह घुटनों में छिपा लिया। तभी बीना को उबकाई सी आई और वह भागकर वॉश बेसिन की तरफ चली गई। उल्टी करके पलटी तो देखा कि युग पानी का ग्लास लिए खड़ा था। बीना को युग की यह हरकतें अजीब लगी, लेकिन उसे युग के कोमल हृदय होने का आभास अवश्य हो गया था। उसने चुपचाप पानी के 2 घूंट लिए और अपनी जगह पर आकर बैठ गई। अमित जी, आप लोग खाना खा लीजिए। रूबी अमित और युग को खाने के लिए ले गई। युग ने बीना की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक प्रश्न था। आपने खाया? बीना से उसे कोई प्रत्युत्तर का भाव नहीं मिला। अमित की ट्रेन दूसरे दिन सुबह की थी। पूरे 20 घंटे युग को बीना के घर पर ही रहना था। उसकी आंखें हर गतिविधि का भरपूर अवलोकन कर रही थी, लेकिन भाषाई समस्या के कारण वह अधिक कह सुन नहीं पा रहा था। बार बार बीना की तरफ उठती उसकी आंखों में बीना के प्रति सहज संवेदना झलक रही थी। एहसासों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता भी कहाँ होती है। रात को खाना खाने के बाद शिष्टाचारवश जब युग अपनी जूठी प्लेट सिंक में रखने गया तो उसे कमला और रूबी की फुसफुसाहट सुनाई दी। हिंदी की समझ न होने के कारण उसे समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन कुछ शब्द जैसे एबॉर्शन, बीना आदि से उसने अनुमान लगाया कि ये बातें या फिर पारिवारिक फैसले शायद बीना को लेकर हो रहे हैं। बीना के प्रति उसकी सहानुभूति और भी अधिक गहरी हो गई। भाभी, हम चलते हैं। आप अपना और हमारी भाई की निशानी का ख्याल रखिएगा। कोई भी परेशानी हो तो छोटा भाई समझकर बेहिचक याद कर लेना। अमित अगली सुबह बीना से विदा लेने आया। उसके पीछे हाथ जोड़े युग भी खड़ा था। बीना मुंह से कुछ नहीं बोली, बस अंगूठे से जमीन कुरेदती रही। भाई की निशानी पता नहीं बचेगी भी या नहीं, युग मन ही मन सोच रहा। तभी रोहित की 13वीं में बीना के ऑफिस से कुछ लोग आ गए थे। औपचारिकता वाली बातें सुन सुनकर आप थक चुकी होंगी। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आप कब तक ऑफिस ज्वाइन करेंगी? बीना के बॉस ने पूछा।
इस बारे में हम लोगों ने अभी विचार नहीं किया है। फिलहाल 6 महीने तो भाभी कहीं आना जाना नहीं करेंगी। उसके बाद तय किया जाएगा कि क्या करना है। बीना के मुंह खोलने से पहले ही ननंदन रूबी बोली, बीना जी, जो भी फैसला करना हो सोच समझ कर लीजिएगा। आपका एक निर्णय आपकी आने वाली पूरी जिंदगी के लिए जवाबदेह हो सकता है। उन्होंने उसे सचेत किया, लेकिन बीना तो अपने दुखों में इतना डूब चुकी थी कि उसे ना तो कुछ सुनाई दे रहा था, ना ही कुछ दिखाई। बस मशीन की तरह जो भी आदेश उसे दिया जा रहा था वह किए जा रही थी। अवचेतन मन में कहीं ना कहीं यह बात भी थी कि उसके हठ या नादानी के कारण उसके रोहित की आत्मा को कोई कष्ट ना पहुँचे। बीना, आज शोक उतारने की रस्म होगी। तुम्हें अपने मायके जाकर वापस आना है। वहाँ नहा धोकर नए कपड़े पहनने हैं। और हाँ, याद रखना, तुम्हारा मुंह कोई सुहागन स्त्री ना देखे, तुम्हारी माँ भी नहीं, वरना अपशगुन होगा। कमला ने एक रोज उससे कहा। जिस बेटी को जन्म दिया, पाला पोसा, उसका मुंह भला माँ के लिए अशुभ कैसे हो सकता है। बीना विस्मित थी, लेकिन तर्क वितर्क करना तो जैसे वह भूल ही चुकी थी। रोहित को गए महीना हो चला था। बीना के भीतर इतना कुछ उमड़ता घुमड़ता रहता था कि जब तक आंखों के रास्ते बरस पड़ता था। बीना किससे अपने दिल का हाल कहे, किससे रोहित की यादों को साझा करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। आसपास की दुनिया के लोग भी उसे कटे कटे जैसे रहते थे। कमला तो सुबह सुबह उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती थी। लोगों की आंखों में दिखाई देने वाली दया, बेचारगी, सहानुभूति उसे असहज कर देती थी। वह सारा दिन अकेली अपने कमरे में बैठी मोबाइल हाथ में लिए बस देखती रहती। एक दिन फेसबुक पर युग की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर बीना को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ सोचकर उसने उसे स्वीकार कर लिया। थैंक्स मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। तुरंत ही मैसेंजर पर युग का मैसेज उभरा। बीना बिना कोई रिप्लाई दिए ऑफलाइन हो गई। हेलो, हाउ आर यू? क्या तुमने ऑफिस ज्वाइन किया? कैन वी चैट ऑन फ़ोन? प्लीज़ गिव योर मोबाइल नंबर। दूसरे दिन सुबह युग के इतने सारे मैसेज देखकर बीना मुस्कुराए बिना न रह सकी। उसने अपना मोबाइल नंबर उसे मैसेज कर दिया। रात 11 बजे जब सो गए तब बीना ऑनलाइन थी। मे आई कॉल यू? युग का मैसेज दिखाई दिया। ओके। बीना ने रिप्लाई करने से पहले अपना मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर दिया। मोबाइल घर घर आया। अनजान नंबर था। बीना ने कॉल रिसीव की। यह युग ही था। थोड़ी देर औपचारिक बातें हुई। बीना को युग से बात करके अच्छा लगा। आगे भी टच में रहने की अनुमति लेने के बाद युग ने फ़ोन रख दिया। अब हर रोज़ देर रात युग के फ़ोन आने लगे। बीना को भी उसकी कॉल्स का इंतज़ार रहने लगा था। युग टूटी फूटी हिंदी में उससे पूरे दिन का ब्यौरा पूछता और बीना टूटी फूटी इंग्लिश में उसे बताती। हो सकता है यह बातचीत युग के लिए उसके शोध का एक हिस्सा मात्र हो, लेकिन बीना उससे बात करके बेहद तनाव मुक्त महसूस करती थी। अनजान व्यक्ति के सामने खुलना वैसे भी काफ़ी राहत भरा होता है, क्योंकि यहाँ राज के जग जाहिर होने का भय नहीं होता। रोहित तो अब रहे नहीं। बीना का यहाँ अकेले दम घुटता होगा। आप कहें तो हम इसे अपने साथ ले जाएं? एक दिन बेटी से मिलने आए बीना के माँ पापा ने कमला से इजाज़त मांगी। बीना भी इस बोझिल माहौल से निकलना चाहती थी। अभी तो सब कुछ बिखरा पड़ा है, कुछ दिनों बाद अजय इसे आपके पास छोड़ जाएगा। कमला ने कुछ सोचते हुए कहा। बीना के माँ पापा खाली हाथ लौट गए। क्यों न बीना को अजय के नाम की चुनरी ओढ़ा दी जाए, बात घर की घर में ही रह जाएगी। एक रात कमला ने अपने पति विनोद से जिक्र किया। विनोद को भी पत्नी की बात में दम लगा। लेकिन क्या अजय और भाई साहब इस बात के लिए राजी हो जाएंगे? उनके भी तो अपने बेटे के शादी को लेकर कुछ अरमान होंगे। कौन जाने अजय ने किसी को पसंद ही करके रखा हो। विनोद ने आशंका जताई। मैं कल अजय से बात करके देखती हूँ, कमला ने पति को आश्वस्त किया। चाचा, मैं भाभी को अपनाने के लिए सोच तो सकता हूँ, लेकिन यह बच्चा, मुझे लगता है कि बच्चे को लेकर आज भावनात्मक आवेश में लिया गया फैसला मेरी आने वाली पूरी जिंदगी के लिए नासूर बन सकता है।
यह किसी के भी हित में नहीं होगा, ना मेरे, ना बीना और ना ही बच्चे के। अजय ने व्यवहारिकता भरा अपना मत स्पष्ट किया। तो ठीक है ना, अभी तो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। मैं किसी डॉक्टर से बात करके इसे अबॉर्ट करवाने की व्यवस्था करती हूँ, कमला ने कहा। सुनते ही बीना के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अनजाने ही फैमिली मीटिंग में उठे इस मुद्दे पर हो रही बहस उसके कानों में पड़ गई थी। युग, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी फैमिली मेरे बच्चे को मारना चाहती है, रात में बीना ने सिसकते हुए युग को फ़ोन करके बताया। ओ माई गॉड, हाउ कैन दे डू दिस। मुझे तो यकीन नहीं होता कि वह कैसे कर सकते हैं। आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस। बट लिसन, तुम अपनी मॉम के यहाँ जाओ, वे तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगी। युग ने बीना को अपनी मजबूरी तो बताई, लेकिन साथ ही उसे रास्ता भी सुझा दिया। दूसरे दिन बीना ने अपनी माँ को फ़ोन करके मायके जाने की इच्छा जताई और 2 दिनों बाद ही उसके पापा उसी ससुराल से ले गए। वैसे बीना, तुम्हारी सास और अजय का फैसला मुझे व्यवहारिक लगता है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बच्चे तो और हो जाएंगे, तुम्हें अजय के फैसले में सहयोग करना चाहिए। माँ ने भी जब बीना को दुनियादारी समझाने की कोशिश की तो वह टूट गई। प्लीज़ युग, जस्ट गाइड मी। अब मैं क्या करूँ? आई वॉन्ट टू कीप माई चाइल्ड। रात को बीना युग से बातें करते हुए फपक पड़ी। वुड यू लाइक टू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आई विल एक्सेप्ट दिस बेबी। मैं तुम्हारे बच्चे को स्वीकार कर लूँगा। युग ने बिना किसी लाग लपेट के कहा तो बीना चौंक गई। आर यू ओके? यू नो वॉट यू से? बीना ने पूछा। यस, आई नो वॉट आई सेड, युग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। ओके देन, कम टू मीट माई फैमिली। अच्छा ठीक है, मेरी फैमिली से फिर मिलने आओ। बीना ने उसका प्रस्ताव स्वीकार करते हुए उसे आमंत्रित किया। अगले ही सप्ताह युग और अमित बीना के घर आए। तुम पागल हुई हो? तुम पागल हुई हो क्या? तुम जानती भी हो कि इस फैसले के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। ये तो आज यहाँ है, कल अपने देश चला जाएगा। क्या तुम हमसे दूर पराए देश में रह पाओगी? कहीं तुम्हारे प्रति युग का मन बदल गया तो हम तुम्हारी मदद करने की स्थिति में भी नहीं होंगे, पापा ने उसे समझाया। कल किसने देखा है पापा? क्या हमने रोहित को लेकर कभी यह कल्पना की थी कि हमें यह दिन देखना पड़ेगा? नहीं ना। तो फिर जो हो रहा है उसे हो जाने दीजिए। मुझे अपना बच्चा चाहिए पापा, यह रोहित की आखिरी निशानी है। बीना लगभग रो ही पड़ी थी। पापा निःशब्द थे। कमरे में सिर्फ बीना की सिसकियाँ गूंज रही थी। हम तुम्हारी बेवकूफ़ी में साथ नहीं दे सकते बीना, जान ना पहचान। हम ऐसे कैसे किसी के साथ शादी कि तुम्हारे फैसले को मान ले? तुम खुद भी युग को कितना जानती हो। एक बार तो उजड़ चुकी हो, तुम्हें दोबारा उजड़ता हुआ नहीं देख पाएंगे। बेहतर है तुम अजय के बारे में ही सोचो। बच्चों का क्या है, और हो जाएंगे। माँ ने भी शब्दों को कठोर करते हुए पापा की हाँ में हाँ मिलाई। बात नहीं बनी। ना तो बीना मम्मी पापा के सामने अपना पक्ष ठीक से रख पाई और ना ही भाषा की समस्या के कारण युग उनका भरोसा जीत सका। अमित की मध्यस्थता भी कोई काम नहीं आई। दोस्त किसी का भी नहीं कहा जा सकता। बेटी के माँ बाप थे, फिक्रमंद होना लाजमी था। सभी माँ बाप शायद ऐसे ही होते होंगे। युग को निराश ही वापस लौटना पड़ा। बातों के पाँव भले ही ना हों, लेकिन उनकी गति बहुत तीव्र होती है। बीना और युग के बारे में जब उसकी ससुराल वालों को पता चला तो बहुत बवाल मचा। सास ने तो कुलछनी कहते हुए उसके लिए घर के दरवाजे ही बंद कर दिए। बीना अकेली जरूर हो गई थी, लेकिन कमज़ोर नहीं। उसने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली। हालांकि माँ अब भी चाहती थी कि बीना अजय से शादी करके उसी घर में वापस चली जाए। आखिर देखा भाला परिवार है, अनहोनी तो किसी के साथ भी हो सकती है। इधर बीना के गर्भ का आकार बढ़ता जा रहा था और उधर उस पर माँ का दबाव भी। दबाव था अजय से शादी करने और बच्चा गिराने का। लेकिन बीना किसी के भी दबाव के आगे नहीं झुकी। तनाव अधिक बढ़ने लगा तो उसने घर छोड़ दिया और वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहने लगी। युग का शोध कार्य लगभग पूरा होने को ही था। इसके बाद यदि वह चाहे तो उसे स्थायी तो फिलहाल नहीं, पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में वही यूनिवर्सिटी में ही जॉब मिल जाएगी। किसी और का भरोसा हो ना हो,
बीना का उस पर पूरा भरोसा था। प्रसव का समय नज़दीक आ रहा था। बच्ची की दादी ने तो उससे नाता तोड़ ही दिया था। नानी भी बीना के पास नहीं आई थी। युग और अमित ने ही आकर सारा काम संभाला। बीना ने बेटी को जन्म दिया। उस नरम सी बच्ची को गोद में लेकर युग आश्चर्य से आंखें चौड़ी कर रहा था। इज दिस रियली माइन? युग ने बच्ची को चूमते हुए कहा। किसके साथ किसका रिश्ता कब और कैसे बंध जाता है कोई नहीं जानता। बीज किसने डाला और फल किसके हाथ लगा, सब संयोग की बातें हैं। यह सोचकर बीना मुस्कुरा दी। युग और बीना और यह बच्चा मेरे दोस्त की निशानी है। इन्हें हिफाजत से रखना मेरे दोस्त। अमित ने युग को गले लगाकर नई जिंदगी की शुभकामनाएं दी। युग कुछ समझा कुछ नहीं समझा, लेकिन इतना तो समझ ही गया था कि अब बीना उसकी हो चुकी है। उसने बीना को बाहों के घेरे में ले लिया। बीना ने मुस्कुराकर अपना हाथ एक तरफ युग और दूसरी तरफ बच्ची के इर्द गिर्द लिपटा लिया। बंद आंखों से खुशी की बूंदें छलकने लगी थीं। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। हम सबका दिन आनंदमय हो, इसी आशा के साथ मिलते हैं कल एक नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।